हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी भी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमने राजस्थान का जो सामान्य परिचय या फिर राजस्थान ज्योग्राफी की जो एक महत्वपूर्ण क्लास की जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और यह क्लासेज है वो राजस्थान के तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या रहेगी, तत्पर रहेगी। उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या रहेगी, परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले पिछली जो हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी है, आज चौथी क्लास है हमारी वैसे तो पार्ट 4 है। और पिछली जो 3 क्लासेस थी उनका बेसिकली रिवीजन देख लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति विस्तार को स्टार्ट किया था और राजस्थान स्थिति और विस्तार में इन चीजों के बारे में हमने देखा था। अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से हमें पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अर्थात इन दोनों को मिला दे तो राजस्थान ग्लोब के सापेक्ष आपको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिल जाता है। अब अगर राजस्थान की अक्षांश की बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक समाप्त हो जाता है। और राजस्थान में जहां पर अक्षांश का प्रारंभ होता है वहां पर बोरकुंडा गांव है और दरअसल आपका बांसवाड़ा जिला है, और जहां पर समाप्त होता है वहां कोणा गांव है और श्री गंगानगर जिला भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में जानी जाती है। और यह राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती हुई देखने को मिलती भी है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर के आसपास में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की सीधी मतलब कर्क रेखा सीधी कहां पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है। और सबसे तिरछी कहां पर पड़ती है, तो आंसर होगा कि श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। ठीक है, यानी कर्क रेखा से उत्तर में चलने पर आपको सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा और राजस्थान के उत्तरी बिंदु के बीच में 6.42 डिग्री का क्या हमें देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर ये अंतर वाला मामला देख लिया था हमने। फिर राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में, तो राजस्थान का जो देशांतरीय वाला मामला है वो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक हमें देखने को मिलता है। और जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर के धौलपुर के सिलाना गांव तक हमें देखने को मिलता भी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट के आसपास में हमें देखने को मिलता भी है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि राजस्थान के ये जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के वाला मेंशन कर दिया। फिर राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होता है, तो धौलपुर में। सबसे अंतिम में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होगा, तब आंसर होगा आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिल जाता है। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री है। राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर 74 और 75 दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध केवल जैसलमेर जिले से, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध राजस्थान के केवल धौलपुर जिले से हमें देखने को मिलता भी है। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु नागौर के गगराना और लापोलाई में आपको देखने को मिल जाता है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की तरफ में जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वो आपको 43 किलोमीटर का देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हम टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो टाइम के कैलकुलेशंस को हमने देखा भी था और एक सवाल भी देखे थे कि टाइम के कैलकुलेट को कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर अगला हमने स्टार्ट किया था राजस्थान का विस्तार, और विस्तार में हमने क्षेत्रफल और आकार और आकृति के संदर्भ में चर्चाएं कर दी थी। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और माइल में देखें तो 132,139 माइल या 132,140 आपको माइल स्क्वायर देखने को मिल जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का परसेंटेज 10.41% है, या फिर 1/10वां भाग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये सवाल आरएस में पूछा गया सवाल भी था। विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का जो परसेंटेज है वो 0.25, स्थलीय क्षेत्रफल में जो भागीदारी 0.25 की है, और विश्व में भारत के कुल भागीदारी 2.42% की हमें देखने को मिल भी जाती है। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से अलग होने के बाद में दरअसल जो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, उसके बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बनकर के उभरता भी है। ठीक है, नवंबर में 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर में उत्तराखंड बना, 15 नवंबर में झारखंड बना। इन तीनों का क्रम ध्यान रखने की जरूरत भी, सवाल भी पूछता है। एक मैंने कड़कनाथ बारे
जो मुर्गा है उसके संबंध में भी पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की थी। इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये है ना एकमात्र ऐसा मुर्गा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती भी है। फिर राजस्थान की अन्य देशों से जो तुलना की थी, वो तुलना में जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल के साथ में क्या क्या चीजें उसके बारे में हमने देखा भी था। फिर राजस्थान के आकार और आकृति के टीएच हैंडले ने राजस्थान को रोम्बस, पतंग के समान कहा है और इसी स्थिति को हम लोग विषम कोणीय चतुर्भुज के समान मानते भी है। तो ये था आपकी पिछली क्लास तक का मसला कि पिछली क्लास में अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी भी थी, क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की विशेष जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी है कि दरअसल अब तक जो देखा है वो राजस्थान के किसके संबंध में था, आपकी स्थिति के संबंध में और विस्तार में, क्षेत्रफल और आपकी जो आकार और आकृति के संबंध में था। अब बात आती है राजस्थान की सीमाएं। ठीक है, तो अगला है राजस्थान की सीमाएं। ठीक है, अब आप भी जानते हैं कि राजस्थान की मुख्य रूप से हमें दो प्रकार की सीमाएं देखने को मिलती भी हैं। ठीक है, अब ये राजस्थान की दो प्रकार की सीमाएं हमारे पास में कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान की जो कुल सीमा है उस कुल सीमा की लंबाई कितनी है और उस कुल सीमा को हम कितने भागों में बांटते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई आपको कितनी देखने को मिलती है। और उस कुल सीमा में एक सीमा है आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी सीमा है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, अब फटाफट मुझे कमेंट करके ये बता दो कि राजस्थान की जो कुल सीमा है, दरअसल इस कुल सीमा में आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी नजर आती है और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी देखने को मिलती है। अब तक मुझे ये जवाब आपका नहीं मिल पा रहा जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने मैं देखता हूं, देखिए राजस्थान की सीमा के बारे में कुछ और जानकारी है जितने मैं आपके सामने बता देता हूं कि राजस्थान की ये जो सीमा है, ये राजस्थान की सीमा आपकी स्थलीय सीमा है। कैसी सीमा है? स्थलीय सीमा ही है, अर्थात राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा हमें देखने को नहीं मिलती। पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि राजस्थान की ये जो स्थलीय सीमा है, क्यों? क्योंकि राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। कैसा है? राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट के तौर पर हमें देखने को मिलता है, यानी राजस्थान एक स्थल अवरुद्ध राज्य के तौर पर हमें देखने को मिलता भी है। अब ये जो राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की जो बाउंड्री है, ये दरअसल राजस्थान स्थलीय सीमा है, यानी कि राजस्थान की किसी भी जलीय सीमा के साथ में आपकी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती। केवल और केवल स्थल के साथ में राजस्थान की क्या देखने को मिलती, हमें सीमा देखने को मिलती भी है। अब एक और सवाल यहां से थोड़ा सा जनरेट होता है, थोड़ा सा हिट करता है कि राजस्थान का सबसे निकटवर्ती जो बंदरगाह है वो दरअसल कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला जो बंदरगाह है, और इसी कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक है, और यह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है। और ये कई बार क्या पूछा गया है, सवाल भी हमें एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहां तक का मसला क्लियर है। अब मुझे ये बताओ जरा, अब तक कमेंट नहीं आया आपकी कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी आपको देखने को मिलती है और उस कुल सीमा में, स्थलीय सीमा में
अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराज्यीय सीमाएं आपको कितनी देखने को मिलती है? तो राजस्थान की कुल सीमाएं 5920 किलोमीटर है, अर्थात 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है, टोटल बाउंड्री है। इस टोटल बाउंड्री में से आपको 1070 किलोमीटर 1070 किलोमीटर आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को मिल जाती है, जबकि 4850 किलोमीटर आपको अंतरराज्यीय सीमाएं देखने को मिल जाती है। यहां तक का मामला समझ में आ चुका कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, तब आंसर होगा 1070 किलोमीटर आपको राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा देखने को मिलती है। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, तब आंसर होगा 4850 किलोमीटर आपको अंतरराज्यीय सीमा के तौर पर आपको देखने को मिलती भी है। यहां तक मामला क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे फटाफट थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए राजस्थान की इस टोटल बाउंड्री को यदि हम माने 100% माने, कितना माने, 100% मान ले, तो इस 100% में से आपके 18.07% आपके पास में कौन सी बाउंड्री देखने को मिलती है? तो राजस्थान की आपके इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिल जाती है। और इस इंटरनेशनल बाउंड्री में अगर हम इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करते हैं तो ये 81.93% आपको देखने को मिल जाएगी। यहां तक मसला क्लियर है? कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन सी इंटर स्टेट बाउंड्री है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन सी अंतरराज्य सीमा है, इन दोनों का मसला ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब थोड़ी सी और चीजें समझते हैं इसी में। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये दरअसल हमारी जिस एक देश के साथ लगती है वो देश कौन सा है? आंसर होगा पाकिस्तान के साथ में दरअसल लगती है। ठीक है, और जो हमारी इंटर स्टेट बाउंड्री है ये दरअसल 5 राज्यों के साथ में हमें देखने को मिलती है। कितने राज्यों के साथ में देखने को मिलती है? 5 राज्यों के साथ में देखने को मिलती है। अब वो 5 राज्य दरअसल कौन कौन से हैं जिसके साथ में हमें ये सीमा देखने को मिलती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि वे 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसके साथ में हमें सीमा देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक आ रहे आंसर। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। ठीक है, ये 5 स्टेट है जिनके साथ में हमें यह बाउंड्री देखने को मिलती भी है, यानी कौन सी आपकी इंटर स्टेट बाउंड्री। और इंटरनेशनल बाउंड्री आपको केवल और केवल कहां पर देखने को मिलती है? पाकिस्तान के साथ में हमें देखने को मिलती भी है। यहां तक का मसला क्लियर है? अब मैप में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मामला है, कहां से कितना मामला है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर है गंगानगर, और गंगानगर में एक पॉइंट है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, और ये हिंदूमल कोट कहां पर है? श्री गंगानगर में। ठीक है, इस हिंदूमल कोट से लेकर के इतना जो पूरी मैं बाउंड्री खींच रहा हूं आपके यहां तक, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है बाखासर। अगर बाखासर नहीं होगा तो शाहगढ़ होगा, और ये दोनों कहां पर है? बाड़मेर में है। ये जो पूरी बाउंड्री है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और यह रेड क्लिफ रेखा एक इंटरनेशनल लाइन को क्या कर रही है? यहां पर रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक मसला क्लियर है। फिर अगली हम देखते हैं, इसी श्री हिंदूमल कोट से लेकर के पूरी की पूरी ये जो बाउंड्री खींची जा रही है
दरअसल यह बाउंड्री है आपके इंटर स्टेट बाउंड्री है, ठीक है। ये जितनी भी मैं रेखा खींच रहा हूं पूरी की पूरी, ये कौन सी आपके एक इंटर स्टेट बाउंड्री है, यानी कि अंतरराज्यीय सीमा है यहां तक ही, ठीक है। और इस सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। अब ये जो रेड क्लिफ लाइन है, इस रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई अभी हमने कितनी लिखी है, ये लिखी है 1070 किलोमीटर लिखी है। कितनी लिखी है अभी पीछे देखिएगा, 1070 किलोमीटर लिखा है। और कितना परसेंटेज है, 18.07% है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना है आपके, 18.07% हो जाती है, ठीक है। अगर मैं अंतरराज्य सीमा की कुल लंबाई लिखता हूं तो ये 4850 किलोमीटर है। कितनी है, 4850 किलोमीटर है। और परसेंटेज में कितनी, 81.93% आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है मामला यहां तक। तो ये सारी की सारी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किस प्रकार की बाउंड्री है, एक है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, दूसरी आपकी इंटर स्टेट बाउंड्री यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, दूसरी आपकी कौन सी सीमा है, अंतर राज्य सीमा है। यहां तक एक बार चीजें समझ में आ गई हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अगली चीज को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्लियर है मामला, वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे बढ़े, हाँ ठीक है। फिर देखिएगा, अब हेडिंग डाल दीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो हेडिंग रहेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतरराष्ट्रीय क्या है, सीमा है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल जो बाउंड्री है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अब हमें इस इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में दरअसल पढ़ना क्या है। पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हुए फटाफट शानदार वाले नोट्स बनाते हुए चलेंगे अपन, है ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो देखिएगा, इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो हम इतिहास देखते हैं 1807 में, ठीक है। इस 1807 में औरंगजेब जो होता है, इस औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी 1807 से लेकर के, है ना, अब तक का इतिहास ये कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेज हमारे पास में आते हैं, यानी कि ब्रिटिश हमारे पास में आते हैं। एक है, सॉरी 1707 में हो जाती है, 1707 में होती है। और ये 1707 से लेकर के अब तक की बात है ना, 1707 से अब तक का मसला है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 से लेकर के अब तक हम लोग कहते हैं कि दरअसल ये क्या है, आपके आधुनिक भारत के इतिहास की कड़ियों के रूप में हमें देखने को मिलता भी है, ठीक है। ये मामला आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका है। अब देखिए होता क्या है दरअसल इसमें, कि जो अंग्रेज हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेज बहुत सारे हमारे यहाँ पर कुछ एक्ट्स वगैरह पारित करते हैं, अंग्रेज यहाँ पर कुछ युद्ध करते हैं। और उसमें दो युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, एक 1757 का युद्ध है और एक आपके 1764 का युद्ध है। दो युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है।
एक है 1757 का युद्ध है और इसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध भी कहते हैं। और एक है 1764 का युद्ध, इसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की क्या हो जाती है विजय, अंग्रेजों की भारतीय राज्यों पर विजय। अंग्रेजों की भारतीय राज्यों पर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और इस विजय के बाद में दरअसल 1765 में एक संधि की जाती है और उसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि की जाती है, इलाहाबाद की हमें संधि देखने को मिल जाती है। कब, 1765 में एक संधि है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के तौर पर हम इसे जानते हैं। अब इस इलाहाबाद की संधि के बाद में अंग्रेजों का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है ना। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है। ठीक है, भारतीय राज्यों में क्या बढ़ जाता है, हस्तक्षेप बढ़ जाता है। अब इसी हस्तक्षेप का परिणाम है कि दरअसल 1765 से लेकर के जो हमारा 1947 आता है तब तक भारत में अंग्रेज बने रहते हैं। ठीक है, तो अगला हम देख सकते हैं इसी में कि इसी का परिणाम है कि 1765 से 1947 तक अंग्रेजों द्वारा भारत पर अलग अलग माध्यम से शासन किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अलग अलग माध्यम से शासन किया गया, शासन किया गया। ठीक है, क्लियर है, अलग अलग माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा भारत पर क्या किया गया, शासन किया गया। और जब भारत में जब भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवादी नीति का अंत हो गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशवादी नीति का अंत हो गया। अब ये उपनिवेशवादी नीति का अंत क्यों होता है, तो इस उपनिवेशवादी नीति के अंत होने का कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप विश्व में उपनिवेशवादी नीति का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और यूएन की स्थापना हो जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामलों के रिगार्डिंग में। ठीक है, और अंग्रेजों पर दबाव बढ़ जाता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, अंग्रेजों पर अंग्रेजों पर उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का
स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ गया। भाई अंग्रेजों के ऊपर मतलब बहुत सारे जितने भी उपनिवेश थे अंग्रेजों के, जितनी भी कॉलोनीज थी, उन तमाम उपनिवेशों या उन तमाम कॉलोनीज को स्वतंत्र करने का क्या बढ़ गया, दबाव बढ़ गया। और जैसे ही उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ा, वैसे ही अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जिस एक अधिनियम के माध्यम से, हमें जिस एक एक्ट के माध्यम से जो स्वतंत्रता मिली है, वह एक्ट कौन सा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना। जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है, उसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है। तो अब हमारे पास में एक एक्ट आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है। कहीं ना कहीं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के इस एक्ट से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, चाहे आपके पॉलिटिकल एजेंडे से पूछे, चाहे आपके राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास से पूछे, चाहे आपको इंडियन जो हिस्ट्री है उसके आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे, ऐसे एक्ट से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये एक्ट क्या बात करता था, तो इस एक्ट में भारत की स्वतंत्रता की दिनांक लिखी हुई थी। इस एक्ट के जो जो मेंशंस थे पॉइंट, उसमें क्या था, पहला तो था भारत के स्वतंत्र होने की तिथि, भारत के स्वतंत्रता की डेट, और ये क्या थी, 15 अगस्त 1947। पहली चीज ध्यान रखना, अगर कोई हमें यह पूछे कि आप 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आजाद हुए, तब हमें क्या कहने की जरूरत है कि दरअसल जिस अधिनियम के माध्यम से, जिस एक एक्ट के माध्यम से हमें जो आजादी मिली है, वो हमारे आजादी की दिनांक थी, क्या थी, 15 अगस्त 1947। जिस एक्ट का उल्लेख है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। इस एक्ट के माध्यम से हमें क्या मिली है, दरअसल 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली भी है। क्लियर है मामला यहां तक। अगला देखिएगा, इसी एक्ट के माध्यम से यह कहा गया कि हम जो भारतीय उपनिवेश था, यानी ब्रिटिश भारत जो था, इस ब्रिटिश भारत को दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी दो डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। दो डोमिनियन स्टेट में भारत को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, बांटा जाएगा। अब वो दो डोमिनियन स्टेट कौन कौन से थे, तो एक तो था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। कितने डोमिनियन स्टेट बने, दो, एक भारत और दूसरा कौन सा डोमिनियन स्टेट बना, पाकिस्तान। इस पाकिस्तान को भी दो भागों में बांटा गया। एक भाग था पश्चिमी पाकिस्तान, एक भाग था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसे हम वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो एक बांग्लादेश है और दूसरा आपका क्या है, भारत है। इन दोनों डोमिनियन स्टेट के लिए एक मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा बनाई गई, और उस सीमा का नाम था रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा थी, रेड क्लिफ लाइन थी। ठीक है, इस रेड क्लिफ लाइन को बनाया गया था 17 अगस्त
1947 को, ध्यान रखना इसकी डेट कहीं बार आपको मेंशन मिलेगी। 15 अगस्त को नहीं थी, ये 17 अगस्त 1947 को क्या थी, रेडक्लिफ लाइन थी, वो उसका निर्धारण किया गया था। इस रेडक्लिफ लाइन को जो खींचा गया था वो खींचा गया था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा के रूप में दरअसल जानते भी हैं। यह रेडक्लिफ रेखा वर्तमान में भारत के 3 राज्यों व 2 यूटी के मध्य लगती है। किन किन के बीच में लगती है, 3 राज्यों और 2 यूटी, यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आपको देखने को मिलती है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। ये तो 3 राज्य हैं और 2 यूटी कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर है और एक है लद्दाख है। इनके बीच में क्या लगती है, ये आपके रेडक्लिफ रेखा हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर है मसला यहां तक। तो आगे इस हम रेडक्लिफ रेखा को और पढ़ेंगे जिसमें ये चीजें कॉमन है आपके, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अगला पड़ाव देखते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से और क्या चीजें मेंशन थी, ठीक है। अगला पड़ाव इसी का ही है, हमें किसके संदर्भ में, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसी का पड़ाव अगला देख रहे हैं। इसमें दरअसल ये कहा गया कि जितनी भी देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों के पास में मतलब 2 चीजें मेंशन थी। वो 2 चीजें क्या थी, पहली तो थी कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। पहला मसला तो यही था। दूसरा इनमें यह था कि वे देसी रियासतें भारत या पाकिस्तान जैसे डोमिनियन स्टेट में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, यानी यहां तक ये मसला थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की क्या है, जरूरत भी है कि क्या मामला इनमें था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्या मसला था इनका। शामिल हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। पाकिस्तान जैसे डोमिनियन स्टेट में शामिल हो सकती हैं, ये मामला था इन देशी रियासतों के पास में। ठीक है, और एक और मसला इसी का ही आगे बनता है कि भारतीय इन सेनाओं के दोनों देशों की सेनाओं के जो मुख्य कमांडर होंगे वो मुख्य कमांडर दरअसल कौन होंगे, जो दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर के तौर पर रहेंगे, वो होंगे दरअसल आपके कौन, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी होंगे। कौन रहेंगे, ब्रिटिश अधिकारी हमें देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसी कुछ और भी विशेषताएं थी जो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित थी। अब हमारे यहाँ पर एक मसला फंसता है
कि जो दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए भारत और पाकिस्तान, और इनके बीच में जो मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा बनाई गई, और उस मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन है। तो अगला हमारा पॉइंट यहीं से जुड़ जाता है, तो हेडिंग रहती है हमारी रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ रेखा, या फिर हम इसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कि यह रेखा, इसका निर्माण किसके द्वारा, किसने इस रेखा को बनाया? तब आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। रेडक्लिफ द्वारा निर्मित। ठीक है, अब अगर सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई है, इसका मतलब ये कैसी है? मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा है। मानव द्वारा अध्यारोपित क्या है? सीमा है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ये एक महत्वपूर्ण अध्यारोपित क्या है? हमें सीमा देखने को मिलती है, और इसी मानव द्वारा अध्यारोपित सीमा को क्या कहते हैं? हम रेडक्लिफ लाइन यानी रेडक्लिफ रेखा के तौर पर जानते भी हैं। यहां तक मामला क्लियर है। अब अगला देखिएगा, ये जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा है, दरअसल इसकी जो कुल लंबाई है, वो कितनी है? आंसर होगा 3323 किलोमीटर। इसमें हमें टोटल लेंथ देखने को मिल जाती है। किसकी टोटल लेंथ है? तो रेडक्लिफ रेखा की है। और यह 3323 किलोमीटर की सीमा है, यह दरअसल 3 राज्यों व 2 यूटी के मध्य है। अभी हमने बात की है, उनमें जो 3 राज्य और 2 यूटी कौन से हैं? यदि हम राज्यों की बात करें, और यदि हम यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, अगर हम राज्यों की बात करें तो उनमें 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर पहला है गुजरात है, नंबर दूसरा है राजस्थान है, और नंबर तीसरा है पंजाब है। और 2 यूटी कौन से हैं? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर है, नंबर दूसरा लद्दाख है। ठीक है, इन 2 यूनियन टेरिटरीज के मध्य में हमें ये सीमा रेखा देखने को मिल जाती है, जिसका क्या नाम है? आपके रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ लाइन के तौर पर हम इसे जानते भी है। यहां तक क्लियर है मामला। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस सीमा के परसेंटेज की, तो अगर मैं इसे 100% मानूं, तो उनमें से कमेंट करके फटाफट मुझे बताइएगा कि राजस्थान के साथ में कितना प्रतिशत सीमा हमें देखने को मिलती है। फटाफट कमेंट करके बताओ, राजस्थान के साथ में परसेंटेज क्या है? अभी तक किसी का परसेंटेज नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूं। 32.19% आपको राजस्थान के साथ में यह कुल सीमा रेखा देखने को मिल जाती है। और यहां से आप स्टार लगा दीजिए। आजकल ऐसे ही प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब वो प्रश्न गए कि कौन सी रेखा है, क्या नाम है, कब खींची गई, ये डेट बहुत पुरानी हो चुकी है। अब थोड़ा सा परसेंटेज वाइज खेल ज्यादा चलने लग गया है। यहां तक चीजें क्लियर अगर समझ में आ रही है तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है मामला? ठीक है, अब अगला देखते हैं थोड़ा सा। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा में राजस्थान के कितने राज्य और कहां से प्रारंभ होती है, कहां पर समाप्त होती है? ठीक है, ये 2 चीजें हैं, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं साइड में ही हमारे पास में।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्रारंभ की, और अगर मैं बात करता हूं समाप्त की, ठीक है, तो दो चीजें हैं यहां पर, एक है प्रारंभ, एक है समाप्त। इसका जो प्रारंभ होता है इस सीमा रेखा का, वो होता है हिंदू मलकोट, और यह हिंदू मलकोट है श्रीगंगानगर में। ठीक है, और इसका जो समाप्त होता है वो होता है बाखासर, या फिर लिखा हुआ मिल जाएगा हमें शाहगढ़, और ये कहां पर है, बाड़मेर में। ठीक है, यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, वर्तमान में जो जिले हैं, वर्तमान में रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिले, वर्तमान में रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, तो वर्तमान में हमें 5 जिले यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो 5 जिले कौन से, नंबर पहला श्री गंगानगर, नंबर दूसरा अनूपगढ़, नंबर तीसरा बीकानेर, नंबर चौथा जैसलमेर, और नंबर 5वां बाड़मेर। ठीक है, तो वर्तमान में कितने जिले हमें देखने को मिलते हैं, 5 जिले इस रेखा पर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है मामला यहां तक? अगर कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताइए यहां तक, अगर चीजें समझ में आ रही है तो फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, पहले जो सीमा लगती थी, है ना, पहले जो बाउंड्री लगती थी, दरअसल वो बाउंड्री कौन सी थी, वो सीमा क्या थी, तो गंगानगर के साथ में ये लगती थी, गंगानगर और अनूपगढ़ वाला इन दोनों को मिला दूं तो ये लगती थी 210 किलोमीटर की थी। अभी ऑफिशियली डेटा आना बाकी है कि गंगानगर के साथ में कितनी लगती है और अनूपगढ़ के साथ में आपको कितनी देखने को मिलती है, इसका ऑफिशियली डेटा आना अभी भी क्या है, बाकी है। तो अभी भी मैं दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूं। बीकानेर के साथ में लगती थी 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ में 464 किलोमीटर की लगती थी। ठीक है, और बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर की लगती थी, 228 किलोमीटर की लगती थी। यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो मुझे फटाफट बता दीजिए, थोड़ा सा समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है मामला। अब देखिए, अगर मैं कहूं इन्हीं में से बात करूं कि सबसे सर्वाधिक कहां की है, तो सर्वाधिक कहां की है, सर्वाधिक कहां की है, जैसलमेर की, और न्यूनतम कहां की है, तब आंसर क्या होगा, न्यूनतम कहां की है, बीकानेर की। लेकिन ये डेटा हमारे पास में ओल्ड डेटा है, ध्यान रखना, क्योंकि अब तक इसका कोई ऑफिशियली डेटा सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। जब तक सरकार की तरफ से इस चीज का ऑफिशियली डेटा नहीं आता, तब तक हम आपको ये नहीं बता पाएंगे भाई ये क्लियर है, ये क्लियर है। सर्वाधिक में तो कोई दिक्कत है नहीं, दूसरी सर्वाधिक में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मसला आता है गंगानगर और अनूपगढ़ वाला और इनमें, तो इसमें जब तक कोई सरकारी डेटा, ऑफिशियली डेटा जारी नहीं किया जाता, तब तक हमें यही मान करके चलना है। अगर यहां तक मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा सा बताइएगा फटाफट, कि अगर चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा मैं इस चीज से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, एक चीज तो यहां से आपको क्लियर हो गई कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस बाउंड्री का प्रारंभ कहां से होता है, ये वगैरह कहां से होता है, ये सारी चीजें क्लियर आ गई। अब एक और सवाल यहां से पूछता है कि पाकिस्तान के
कितने राज्य या फिर वहां बोला जाता है प्रांत जो हमारे यहां पर क्या बनाते हैं, सीमा हमें बनाते हुए देखने को मिलते हैं राजस्थान की इस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान के राज्य व जिले, पाकिस्तान के राज्य व जिले कहां पर, रेड क्लिफ रेखा पर। ठीक है, तो पाकिस्तान के कितने राज्य और कितने जिले हमें इंटरनेशनल बाउंड्री यानी रेड क्लिफ रेखा पर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 राज्य हैं। राज्य कितने हैं, 2 है। एक है पंजाब प्रांत, और इस पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं, 3 जिले। एक है आपका सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। प्रांत कह दो चाहे राज्य कह दो, एक ही बात है, ध्यान रख लेना। हमारे यहां पर हम राज्य कहते हैं, वहां पर प्रोविंस कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं यहां पर बात करूं तो 2 राज्य ऑब्लिक प्रांत व 9 जिले, भाई यही होगा ना। 2 तो राज्य हैं और आपके पास में 2 राज्य हैं और आपके पास में कितने, आपके पास में मतलब जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तब आंसर क्या होगा, आपके पास में 9 जिले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कौन कौन से जिले हैं, तो नंबर फर्स्ट बहवाल नगर, या बहावल नगर भी कहते हैं। दूसरा बहवालपुर, नंबर तीसरा रहीम यार खां। क्लियर है, यानी कि 3 आपको कहां के देखने को मिल जाते हैं, तब आंसर क्या होगा, 3 आपको कहां के दिखते हैं, तब मैं कहता हूं पंजाब प्रांत के या पंजाब राज्य के। क्लियर है यहां तक? अगर नहीं समझ में आया तो फटाफट वापस पूछ लीजिएगा। पहला है बहावल नगर, दूसरा है बहावलपुर और तीसरा है आपके रहीम यार खां। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा इन 6 जिलों की बात करते हैं, तो जिसमें है एक है घोटकी है, नंबर दूसरा सुक्कूर है, ठीक है, नंबर तीसरा आपके खैरपुर है, नंबर चौथा मीरपुर है, देखिए खैरपुर मीरपुर एक ही था बनाया हुआ, एक में नंबर तीसरा खैरपुर लिख सकता हूं। नंबर चौथा लिख लेते हैं अपने संघूर है, नंबर 5वां उमरकोट या अमरकोट जिसे हम कहते हैं, और नंबर 6 थार पारकर है। ठीक है, तो ये आपके कितने जिले आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको 6 जिले किसके देखने को मिलते हैं, सिंध प्रांत के देखने को, घोटकी, सुक्कूर, खैरपुर, संगूर, अमरकोट और थार पारकर। ठीक है, ये 9 जिले हैं जो किसके साथ में, आपके राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के वे जिले जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर हमें देखने को मिलते भी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमें देखने को मिलते भी हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, बस यही है आपके इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में। इससे बाहर इंटरनेशनल बाउंड्री से कोई भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये चीजें सारी की सारी जो मैंने आपको व्यवस्थित क्रम से बताई है, एज इट इज ऐसे ही नोट्स बना दीजिएगा और इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जा सकता। ठीक है, ये मसला है आपके
आज की इस क्लास को लेकर के और अब तक की क्लास को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं ये वाला जो सेशन से, ये वाला जो मुद्दा मैंने आपको जो पढ़ाया, ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, लाजवाब भी लगा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि दरअसल हम कई बार जो चीजें पढ़ते हैं वो सिस्टमेटिकल क्रम में नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें चीजों में थोड़ा सा जो मैं कहते हैं ना मतलब डिफिकल्टी है ना, वो डिफिकल्टी आपको ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं ये वाला सेशंस आपको बिल्कुल बेहतरीन लगा होगा, और इसी बेहतरीन सेशन के बाद में मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।